नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे, जो डेडिकेटली सिविल सेवा के लिए समर्पित है। वर्तमान में विशेषकर बीपीएससी के लिए समर्पित यूट्यूब चैनल है, जिस पे लगातार हमने आपको बिहार स्पेशल के सीरीज़ उपलब्ध कराया है। साथ ही साथ आज से मैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आ रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी 72 बीपीएससी का वर्तमान में फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। इसका लास्ट डेट है रखा गया है आपको 31 मई तक, जबकि इसकी पीटी का डेट 26 जुलाई को निर्धारित है। तो वर्तमान से आप 2.5 महीना तो नहीं मान सकते हैं, हाँ 2 महीना 10 दिन बचा हुआ है। तो अब यहाँ से PYQ देखना ज़रूरी हो जाता है। इस PYQ की सीरीज़ में हम घटना चक्र के बीपीएससी पूर्वावलोकन करेंगे। यह महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार परीक्षाओं में रिपीटेशन देखा गया है प्रश्न का। अगर आप पूरे PYQ सीरीज करते हैं तो ये मानिए कि 10 से 15 सवाल आपका यहाँ से हल हो जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा। 10 से 15 सवाल तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इस PYQ में हम कौन कौन सा एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। आपको 38वीं से लेकर के 71वीं तक CDPO 2018, जैसे कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी के साथ भी CDPO का फॉर्म भरा रहा है। CDPO 2005, CDPO 2022, TRE 1 2023 वाला, TRE 2 2023 वाला, BPSC BAO जो जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में हुआ था, BPSC TRE जुलाई 2024 वाला। मतलब तीनों TRE, 3 CDPO और 1 BAO का प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। तो आज से हम ये सीरीज ला रहे हैं और प्रत्येक दिन ये वीडियो आपको शाम को उपलब्ध हो जाएगा। जब आप पढ़ाई से फुर्सत में आते हैं तो 30 मिनट का हम प्रयास करेंगे कि आधा घंटा के वीडियो प्रत्येक दिन लेकर के आए PYQ का, और आप वहाँ से इसे PYQ के रूप में देखें। साथ ही साथ हम इसके केवल आंसर पे नहीं, विस्तार डिटेल पे भी चर्चा करेंगे और प्रश्न सोल्व कैसे हो सके इस पे भी चर्चा करेंगे, और कुछ समय आपको हल करने के लिए भी देंगे। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास से हम शुरू करेंगे। तो चलिए आधुनिक भारत के इतिहास से हम शुरू करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहला टॉपिक आएगा यूरोपीय कंपनियों के आगमन। तो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डी गामा, ऑप्शन सी अल्मीडा एवं ऑप्शन डी अल्बुकर्क। आप सभी कलम और कॉपी लेकर के बैठेंगे और टॉपिक का नाम साथ ही साथ प्रश्न संख्या लिख करके आप पहले प्रश्न के उत्तर देने के प्रयास करेंगे। फिर हम उसका एनालिसिस देखेंगे, साथ ही साथ सही उत्तर देखेंगे। तो आप वहाँ से टिक करते चलेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अब हम इसका एनालिसिस देखते हैं। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कौन आया था? प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कहाँ आया? कालीकट बंदरगाह पे, केरल के कालीकट। 20 मई 1498 को पहुंचा।
उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, कालीकट के शासक जिसे के पैतृक उपाधि थी, ने वास्को डी गामा का जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के कालीकट, गोवा, दमन, दीप एवं हुगली के बंदरगाह से अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 में फ्रांसीसी दो अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों की परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो नीला जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? अल्मीडा ने, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये दूसरा क्वेश्चन आप है जो कि 65वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन नंबर ए डच, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज एवं उस समय ऑप्शन नंबर ई भी होता था, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब भी पांचवा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ई, लेकिन उसका नेचर चेंज होगा। जब आपको कोई भी टिक नहीं करना होगा नोट अटेम्प्ट के लिए इस बार ऑप्शन नंबर ई आएगा। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करता था पुर्तगाली। अब हम इसका एनालिसिस देखते हैं। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्वेश्चन नंबर 3, 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1613 में अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी बंगाल में हुबली, ऑप्शन नंबर सी आरकोट एवं ऑप्शन नंबर डी सूरत। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए अगर ये लग रहा है कि फास्ट है तो आप इसे रोक करके आप अपना आंसर दीजिए। जैसे क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आता है तो पहले रोक करके आप अपना आंसर लिख लीजिए, फिर आप उससे आगे सुनिए। इसका सही आंसर होगा सूरत, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस को देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1606 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफलता नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप श्रापल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस वेस्ट द्वारा 1612 ईस्वी में सूरत के समीप, श्रापल्ली कहाँ पड़ता है? सूरत के समीप में पुर्तगालियों को हराकर उनके एकाधिकार की निरंतरता को तोड़ा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने
पुर्तगालियों को श्वापल्ली के स्थान पे हराया? तो अभी आपने पढ़ा था, आप लोग पहले सही इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी में है थॉमस वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी में है थॉमस रो और ऑप्शन नंबर डी में है जॉर्जिया चाइल्ड। ये 44वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ सवाल है। आइए देखते हैं। जैसे कि आपने ऊपर व्याख्या में देखा था कि थॉमस वेस्ट ने श्वापल्ली के स्थान पे पुर्तगालियों को हराया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। चलिए सबसे पहले आप लोग अपना आंसर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम एनालिसिस की तरफ। इसका आंसर है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी। आइए इसका हम एनालिसिस पढ़ते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों कौन कौन अंग्रेज व फ्रांसीसी में 1740 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कोमोडोर कर्टिस बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि कब हुआ? 1748 में। से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 6। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी मैसूर, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप लोग पहले अपना आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है कि फ्रांसीसी के साथ। पहले भी हमने देखा है, ये देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी जहाज पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उस क्षेत्र का पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था।
ये आपका 40वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में बंगाल एवं ऑप्शन नंबर डी में मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए, इस 17वीं बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए में है रेशम, ऑप्शन नंबर बी में अफीम, ऑप्शन नंबर सी में काली मिर्च एवं ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच, जैसे अभी आपने पहले भी पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखा था, तो राइट आंसर वही होगा ऑप्शन नंबर बी अफीम। चलिए, भारत, चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय का और कपड़ा था। क्या था? अफीम, चाय और कपड़ा का व्यापार होता था। त्रिकोणीय व्यापार किसके किसके बीच? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के बंगाल और बिहार आदि क्षेत्र में अफीम की खेती पर एकाधिकार स्थापित किया और भारतीय किसानों से जबरन अफीम की खेती करवाई तथा चीन से व्यापार संतुलन को दूर करने के लिए अफीम का निर्यात चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन और चीन से चाय, चीनी मिट्टी के रेशम बर्तन और रेशम के अधिक आवश्यकता थी, अतः विकल्प अनुसार अफीम होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और है क्या इसमें 10 में? क्वेश्चन नंबर 10 है, मिलान करना है। एक खोजकर्ता और दूसरा जन्म स्थान है। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के था? कोलंबस कहाँ के था? जैक्स कार्टियर कहाँ के था? सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के था? और साथ ही साथ फर्डिनेंड मैगेलन कहाँ का था? चलिए, तो जैसे कि आपको पता है कोलंबस कहाँ की निवासी था? इटली के। ये थोड़ा सही से बन नहीं रहा है, तो इसका पहले हम एनालिसिस देख लेते हैं। कोलंबस कहाँ के था? इटली के। कार्टियर फ्रांस। कोलंबस क्या किया था जी? कोलंबस अमेरिका की खोज कर दिया था। कहाँ से जा करके? इटली से। क्या खा करके? इटली। अरे सोनिया गांधी के यहाँ से। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के था? यूके की। और फर्डिनेंड मैगेलन कहाँ के था? पुर्तगाल के। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाए विकल्प नंबर ए। ये प्रश्न थोड़ा हेरफेर में दिया हुआ है, इस वजह से थोड़ा बन नहीं रहा है इसको सॉल्व करने में। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक को ख़त्म करके दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब।
इसका तो आप सभी बताएंगे कि 10 प्रश्न में आपका टॉपिक नंबर 1 के 10 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अवश्य करेंगे। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ? ऑप्शन नंबर ए सालाबाई की संधि, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन नंबर सी सुगौली की संधि एवं ऑप्शन नंबर डी बेसिन की संधि। ये आपको 69th बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो बक्सर की लड़ाई के बीच इलाहाबाद की संधि हुई थी। आइए बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना किसका प्लासी के युद्ध हारने के बाद बक्सर के युद्ध में मीर कासिम 1757 में जब प्लासी के युद्ध हार गए तो मीर कासिम भागा पहुंचा अवध के नवाब के पास शुजाउद्दौला के पास और कहा कि हम अंग्रेज से फिर से युद्ध करेंगे और उसे हराएंगे। तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने कहा कि चलिए ठीक है, इस काम में हम मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी सहायता लेते हैं। तो शाह आलम द्वितीय ने भी कहा कि चलो तीनों आदमी एक साथ युद्ध करेंगे, फिर हम ब्रिटिश सेना को हरा देंगे अगर अकेला नहीं हरा पा रहे तो अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम ने की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजय रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी, जबकि इलाहाबाद की दूसरी संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई, पहला मुगल सम्राट के साथ और दूसरा अवध के नवाब के साथ। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ऑप्शन नंबर ए में है मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन नंबर बी में शिताब राय, ऑप्शन नंबर डी में राय दुर्लभ एवं ऑप्शन नंबर सी में राय दुर्लभ एवं ऑप्शन नंबर डी में सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद रजा खान। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 में हुआ था। दूसरी संधि किसके साथ हुआ था? अवध के नवाब के साथ और पहले मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। के अनुसार भगौरे सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान को एवं मुर्शिदाबाद के लिए मोहम्मद रजा खान को एवं बिहार के लिए मोहम्मद शिताब राय को। मोहम्मद रजा खान उप निजाम के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा चलता था, जबकि उत्तरदायित्व तो कंपनी का था। हाँ, तो इसमें क्या पूछा था कि मुर्शिदाबाद का दीवान किसे नियुक्त किया गया? मुर्शिदाबाद बंगाल में मोहम्मद रजा खान के। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी प्रदान की। ये कब किया?
ये इसमें आपसे डेट पूछ रहा है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765। तो ये तो अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया है 1765, लेकिन आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो इसका आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को बिहार तथा उड़ीसा, बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। इलाहाबाद के प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त देखिए बिहार में एक जिला पड़ता है भैया बक्सर। बक्सर के युद्ध हुआ 1765-64 में। किसके किसके बीच? तो एक तरफ से 3 सेना था। एक था शाह आलम द्वितीय की, शाह आलम द्वितीय की। दूसरा था अवध के नवाब शुजाउद्दौला की और मीर कासिम की, जो प्लासी के युद्ध में हार करके भागा था। तो तीसरा था मीर कासिम की। जब ये तीनों सेना अंग्रेज की सेना से, जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, जब युद्ध हुआ बक्सर के मैदान में, तो अंग्रेजी सेना विजय हुई। विजय होने के बाद 2 संधि हुआ इलाहाबाद में, जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि एवं इलाहाबाद के द्वितीय संधि के नाम से जानते हैं। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त को हुआ था। जैसे आप डेट याद रखेंगे, अपना देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो 12 अगस्त महीने का दिन था, बारिश भी हो रही थी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होता है शाह आलम द्वितीय के साथ, जिससे बंगाल बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्राप्त होती है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद के करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गया। आइए अगला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी, ये बी होगा, विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन के दुर्जन व्यवहार के कारण तो बंगाल विभाजन हुआ था भैया। तो फिर ये द्वैध शासन कौन लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया। आप याद रखेंगे, क्लाइव द्वैध शासन, क्लाइव द्वैध शासन, ऐसे कुछ बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। कब? जिस समय इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था ना भैया। 28 अगस्त 1772 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। इस निर्णय को 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले।
वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खान एवं मोहम्मद रजा खान कहाँ का दीवान था, तो मुर्शिदाबाद के, और राजा सिताब राय बिहार के का पदयुक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों के उदारवित्तीय नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, और ऑप्शन नंबर सी, बांटो और राज करो की नीति के कारण, और ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको टीचर एग्जाम में पूछा गया है 15 दिसंबर 2023 को। तो इसका सही जवाब होगा बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। तो इस प्रकार से अब समय हो चल रहा है आधा घंटा के। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में इतिहास के 2 टॉपिक को कवर किया है। 2 टॉपिक कौन कौन सी? यूरोप में कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब अगला टॉपिक होगा क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। तो बने रहिए अपने इस सीरीज में। आज से ये सीरीज ही शुरू हुआ है। लगातार आप आधे घंटे के इस सीरीज से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बस बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय।